Hello friends, welcome back to your own channel Mining Mirror, and today we are going to discuss a very special chapter, that is blasting design. This will be the part 3 of our video series drilling and blasting. So friends, I have collected a lot of information from various sources like books, journals and other internet sources and compiled them and have put them in this video. So this video is going to be a very special one for all the exam aspirants as well as everyone who are directly or indirectly related to माइनिंग फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इस वीडियो में देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हो गया ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन, मतलब ब्लास्टिंग हम लोग किस लिए करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए और क्या होता है। फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है ब्लास्टिंग को या ब्लास्टिंग डिजाइन को, और कुछ टर्मिनोलॉजीज मतलब कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उनके बीच में क्या रिलेशन है, जो ब्लास्टिंग डिजाइन में हम लोग मेनली देखते हैं कि रिलेशन कि होल का डायमीटर को लेके उसका लेंथ कितना होना चाहिए, उसका स्टेमिंग कितना होना चाहिए, उसका बर्डन कितना होना चाहिए, जो भी उसका इंटर रिलेशन है। उसके बाद कुछ फार्मूला जो हम लोग को एग्जाम में और इवन अपना प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बहुत सारा है, लेकिन उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रैगमेंटिंग ऑफ द रॉक मासेस टू रिड्यूस देयर डाउनस्ट्रीम हॉलिंग, क्रशिंग एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब कोई भी हार्ड ग्राउंड है या हार्ड डिपॉजिट है, अगर उसको हम लोग ब्लास्ट कर देते हैं तो उसमें कितना बहुत सारा फ़ायदा होता है। पहले क्या होता है कि जो भी एक्सकावेटर हम लोग लगाते हैं उसको लोडिंग करने के लिए वो ईजी होता है उसको लोड करना, हॉलिंग करना डंपर में या कोई भी हम लोग का जो मशीनरीज होता है उसमें हॉलिंग करना भी ईजी होता है। क्रशिंग करने के लिए जो हम लोग अगर बोल्डर डालते हैं क्रशर में, उसमें जितना एनर्जी यूज होता है, अगर हम लोग फ्रैगमेंटेड रॉक डालते हैं तो उसमें कम एनर्जी में हम लोग का काम हो जाता है। उसके बाद जो भी इक्विपमेंट ये यूज़ करते हैं ये सब चीज़ में उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाता है। सेकेंड हो गया टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द हाई वॉल्स। जो भी बेंच का वॉल्स होता है, जो कि बेंच का हाई वॉल्स होता है, उसका स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं ताकि वो सबके लिए सेफ रहे, चाहे मेन हो चाहे इक्विपमेंट हो। थर्ड हो गया मूविंग रॉक मासेस टू फैसिलिटेट देयर लोड आउट बाय साइट स्पेसिफिक इक्विपमेंट। मतलब अगर आप फेस, जैसे ये एक सिंपल फेस है, अगर एक एक्सकावेटर यहाँ पे आप लगाएं जो फेस के पास में जाके एक्सकावेट करके लोड करके डंपर को देता है, तो वहाँ से लोड करने से बेटर है कि अगर हम लोग ये एरिया को ब्लास्ट करके उसका थ्रो ले लें और थोड़ा सा दूर तक वो पहुँच जाए, तो यहाँ पे अपना अगर एक्सकावेटर लग जाए तो वो हाई वॉल का नीचे से काम करने से बच जाता है, तो वो थोड़ा सा सेफ होता है और ईजी भी होता है। उसके बाद टू यूज़ द एक्सप्लोसिव इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ऑब्वियसली एक्सप्लोसिव को हम लोग को अच्छी तरह से यूज़ कर लेते हैं। बस यही सब बहुत सारा इसका मेन एडवांटेज है। लेकिन लास्ट में क्या है, द सक्सेस ऑफ अचीविंग दीज गोल्स डिपेंड्स सिग्निफिकेंटली ऑन गुड ब्लास्ट डिजाइन। यहीं पे आता है ब्लास्टिंग डिजाइन। जो ब्लास्ट डिजाइन हम लोग करते हैं उसी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि किस तरह का ब्लास्ट हो, किस तरह का हम लोग को आउटपुट मिले या किस तरह से हम लोग को एडवांटेज मिले। ठीक है, तो अब चलते हैं डेफिनेशन में। व्हाट इज ब्लास्ट डिजाइन। ब्लास्ट डिजाइन ये ऐसा वर्ड है, ये दोनों माइंस के लिए काम आता है, चाहे ओपन कास्ट माइंस हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो। लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में क्या होता है कि वहाँ पे बस एक ही फ्री फेस होता है, मतलब हम लोग एक ही तरफ ही ब्लास्ट करना है। जैसे आप देखिएगा, अगर ये अंडरग्राउंड माइंस है और ये उसका फेस एडवांस होता है, तो यहाँ पे आप होल्ड करिएगा, उसको कनेक्शन करिएगा और ब्लास्ट करिएगा। इसका बस एक ही फ्री फेस है, एक ही तरफ वो ब्लास्ट होगा। लेकिन ओपन कास्ट माइंस में क्या होता है, बेंचेस होता है, जैसे कि बहुत सारा बेंचेस होता है, तो ब्लास्टिंग कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। इसका बहुत सारा फ्री फेस होता है, मतलब इधर भी फ्री फेस मिल सकता है, इधर भी फ्री फेस मिल सकता है, उसका अपोजिट तरफ भी फ्री फेस मिल सकता है। ऐसा ऐसा कंडीशन हम लोग को देखने मिलता है। इसीलिए ये जो ब्लास्ट डिजाइन है ये मेनली अप्लीकेबल है फॉर द ओपन कास्ट माइंस। तो इसको भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं सरफेस ब्लास्ट डिजाइन और ब्लास्ट डिजाइन इन सरफेस माइनिंग। अंडरग्राउंड को हम लोग ब्लास्ट डिजाइन में यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ओनली सीक्वेंस का बात होता है कि जो भी ब्लास्ट होल है उसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए। जैसे अगर बर्न कट करते हैं तो पहले अंदर वाला सर्कल ब्लास्ट करो, फिर बाहर वाला सर्कल ब्लास्ट करो, सारा डिपेंड कर जाता है सीक्वेंसिंग में। ठीक है, लेकिन ओपन कास्ट में जो ब्लास्ट डिजाइन हम लोग करते हैं उसमें बहुत सारा फैक्टर्स है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। इसीलिए अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करें तो ब्लास्ट डिजाइन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग ब्लास्ट होल डायमीटर, layout, detonator timing, regulated explosives, blasting agent selection, consideration of geology and topography to create a good blast within accepted safety guidelines.
ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। विद इन एक्सेप्टेड सेफ्टी गाइडलाइंस दैट डिलीवर्स डिजायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ब्रोकन मटेरियल। तो कितना सारा यहाँ पे चीज़ आ गया ब्लास्ट डिजाइन में। लेकिन अगर अंडरग्राउंड ब्लास्ट डिजाइन के बारे में बात करें, ओनली वहाँ पे सीक्वेंसिंग आता है कि कौन सा होल पहले ब्लास्ट होना चाहिए और उसके बाद कौन सा होल ब्लास्ट होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम लोग, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन ब्लास्ट डिजाइन। ब्लास्ट डिजाइन के लिए कौन सा फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो प्रकार का होता है, एक हो गया कंट्रोल्ड और एक हो गया अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल मतलब जो हम लोग के हाथ में रहता है, उसको चाहे किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अनकंट्रोल मतलब जो हम लोग के हाथ में है ही नहीं, जो है नेचुरल। ठीक है, ये पेज आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो आपको डायरेक्टली मिल जाता है। कोई भी ब्लास्ट डिजाइन करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग को क्या चाहिए, उसके बाद हम लोग के पास क्या क्या रिसोर्स है और उसी के हिसाब से हम लोग उसको चेंज करते हैं। तो फर्स्ट हो गया डिजायर्ड फ्रैगमेंटेशन, मतलब कितना अच्छा वो ब्लास्टिंग होना चाहिए, उसका फ्रैगमेंटेशन कितना अच्छा होना चाहिए। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द डिगिंग एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड साइज ऑफ द क्रशिंग इक्विपमेंट। मतलब जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं अपना माइंस में लोडिंग के लिए या डिगिंग करने के लिए, उसका बकेट साइज, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, मतलब कितना बड़ा बोल्डर को हैंडल कर सकता है उसके ऊपर। उसके बाद जो क्रशिंग हम लोग यूज़ करते हैं, उसका इनलेट, मतलब क्रशिंग कितना बड़ा बोल्डर को वो हम लोग उसमें फीड दे सकते हैं जिसको वो इजीली क्रश कर सकता है, उसका साइज। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग को किस हिसाब से फ्रैगमेंटेशन चाहिए। तो ये जो फ्रैगमेंटेशन, ये अपना कंट्रोल्ड है, ये अपने हाथ में रहता है। ठीक है, सेकंड हो गया रॉक क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो रॉक क्वालिटी, ये जो डिपॉजिट हो गया, उसका क्वालिटी कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो तो अपने हाथ में है ही नहीं, ये होता है अनकंट्रोल्ड। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? एक हो गया जो डिपॉजिट है वो हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, पोरस हो सकता है, वो वेट हो सकता है या ड्राई, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। उसमें जॉइंट्स हो सकता है, स्लिप प्लेन्स हो सकता है या बेडिंग प्लेन्स हो सकता है, वर्ड्स हो सकता है, मतलब कुछ कैविटीज़ हो सकता है, जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड हो गया साइट लिमिटेशंस। जो भी माइनिंग साइट है जहाँ पे हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे, उसका भी कुछ कुछ लिमिटेशंस है, लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स एंड अदर प्रॉपर्टीज टू प्रोटेक्ट। मतलब ऑलरेडी वहाँ पे कुछ सेटअप है, कुछ बिल्डिंग है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सब पॉइंट है, ये आता है अनकंट्रोल में। वहाँ प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी बन चुका है, तो उसको तो हम लोग हटा नहीं सकते, लेकिन उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद वाइब्रेशन, अगर एयर ब्लास्ट होता है तो कितना वाइब्रेशन एयर ब्लास्ट होना चाहिए। उसके बाद ऑन साइड और ऑफ साइड व्हीकल ट्रैफिक, मतलब माइंस के अंदर कितना ट्रैफिक है और माइंस के बाहर कितना ट्रैफिक है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। एनी अदर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लिमिटेशंस, मतलब जैसे कि हो सकता है कि एक माइंस है, उसके बगल में कुछ गांव हो, कुछ पब्लिक रोड है, तो वो सब एरिया में हम लोग क्या ना ब्लास्टिंग थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। तो ये आता है हम लोग का अनकंट्रोल में। ऑलरेडी वहाँ पे गांव है, उसको तो आप हटा नहीं सकते, लेकिन उसको बचाने के लिए आपको कुछ कुछ लिमिटेशन या कुछ कुछ वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आप लोग को रखना पड़ेगा, तो वो आता है अनकंट्रोल में। तो यहाँ पे बहुत सारा है जो साइट लिमिटेशन है, इसमें कुछ कंट्रोल भी मिलेगा और कुछ अनकंट्रोल भी आपको मिल सकता है। फोर्थ हो गया टाइप ऑफ ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग पैटर्न। ये पूरा कंट्रोल है, अपने हिसाब से हम लोग उसको डिसाइड करेंगे कि रेक्टेंगुलर करना है, स्क्वायर करना है या स्टैगर्ड करना है, जो भी है। उसके बाद सेफ्टी लिमिटेशंस, एडिक्वेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लाई रॉक। अगर फ्लाई रॉक होता है तो उसके लिए हम लोग को प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा, या उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। वेदर कैसा है, अगर वहाँ पे रेनी सीजन है अभी, तो लाइटनिंग का वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा कुछ इलेक्ट्रिक हैजर्ड है, कुछ रेडियो वहाँ पे टावर्स है, उसको भी देखना पड़ेगा। इम्पैक्ट हैजर्ड्स फ्रॉम रॉक फॉल, ऊपर से आपका ऊपर में बोल्डर गिर सकता है बेंच के साइड से, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, उसके बाद अगर कुछ मिसफायर होने का चांसेस रहता है तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, तो वो सारा चीज़ को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जो हम लोग का सेफ्टी लिमिटेशंस में है। ये अपना आता है कंट्रोल में। ठीक है, उसके बाद इक्विपमेंट और मेटेरियल लिमिटेशंस, कि ड्रिलिंग इक्विपमेंट आपके पास क्या है, अच्छा वाला है, कितना साइज़ का होल वो कर सकता है, वो एफिशिएंट है कि नहीं है। उसके बाद आपके पास एक्सप्लोसिव वैन जो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट है वो अच्छा है कि नहीं, उसका लिमिटेशंस क्या क्या है, एक्सप्लोडर का कंडीशन क्या है, जो भी आपको इक्विपमेंट आपको चाहिए ब्लास्टिंग के लिए उसका कंडीशंस क्या है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो आता है हम लोग का कंट्रोल में। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव, वो भी कंट्रोल में आता है, कि उसका डेंसिटी कितना होना चाहिए और कैट्रिज का डायमीटर कितना होना चाहिए, वो सारा चीज़। उसके बाद हो गया फायरिंग पैटर्न, जो मिली सेकेंड डिले ब्लास्टिंग हम लोग फॉलो करते हैं, जो होता है कि डिले डेटोनेटर यूज़ करके हम लोग करते हैं लाइन टू लाइन, या उसका पैटर्न से बहुत सारा है जो हम लोग बाद में बात करेंगे। वी कट जो चेवरन पैटर्न होता है, एक है इक्लन पैटर्न है, एक रो बाई रो पैटर्न। तो ये सब आता है फायरिंग पैटर्न में, ये भी अपना कंट्रोल में ही आता है क्योंकि अपने हाथ में होता है।
ब्लास्ट पैरामीटर्स में आता है मेनली बर्डन कितना होना चाहिए, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, बेंच हाइट, चार्ज कॉलम मतलब एक्सप्लोसिव चार्ज हम लोग को कितना करना है, होल डायमीटर, होल डेप्थ, पाउडर फैक्टर कितना होना चाहिए, सब ड्रिलिंग, स्टेमिंग, एंगल ऑफ द होल। उसके बाद जे में देख लीजिएगा कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक। अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कहीं की कंट्रोल करना है या ब्लास्टिंग को हम लोग को थोड़ा सा और सेफली करना है तो वहाँ पे हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग यूज करते हैं, ये भी अपना है कंट्रोल में। जैसे कि कुछ यहाँ टेक्निक है, एक हो गया लाइन ड्रिलिंग, उसके बाद प्री स्प्लिटिंग, डेक चार्जिंग एंड मफल्ड ब्लास्टिंग, ये सारा चीज़ आता है कंट्रोल ब्लास्टिंग में। ये सारा चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग को ब्लास्ट डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टर्मिनोलॉजीज, जो टर्म को हम लोग यूज़ करके उसके साथ खेलने वाले हैं या उसको हम लोग चेंज करेंगे या ब्लास्ट डिजाइन में हम लोग उसमें उसका इंटर रिलेशन निकालेंगे, तो उसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया फ्री फेस। तो फ्री फेस किसको बोलेंगे? दिस इज एन एक्सपोज्ड रॉक सरफेस टुवर्ड्स व्हिच एक्सप्लोसिव चार्ज कैन ब्रेक आउट। ये फिगर आप नीचे देख सकते हैं, ये हो गया बेंच, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे ड्रिल किए हैं, जो ड्रिल होल है या जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट होल। फ्री फेस हो गया जिस तरफ हम लोग ब्लास्ट चाहते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग फ्री फेस। अगर इस तरफ हम लोग ब्लास्ट करना है तो ये जो फेस है इसको बोलेंगे हम लोग फ्री फेस, ठीक है। उसके बाद हो गया फेस हाइट, मतलब जो फेस है उसका हाइट कितना है। ऑब्वियसली देखिए यहाँ से क्रेस्ट से लेके टो तक जो हाइट है इसको बोलते हैं हम लोग फेस हाइट या बेंच हाइट, जिसको हम लोग डिनोट किए हैं लेटर एच से। थर्ड हो गया ब्लास्ट होल डायमीटर, जो यहाँ पे होल हम लोग किए हैं ऊपर में उसका डायमीटर, जिसको हम लोग डिनोट किए हैं डी में। ये ध्यान रखिएगा, ये बाद में काम आएगा। नेक्स्ट हो गया बर्डन, जिसको हम लोग डिनोट किए हैं लेटर बी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए ब्लास्ट होल टू द नियरेस्ट फ्री फेस। तो एक पिक्चर दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये नीचे वाला हो गया फ्री फेस जिधर हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे, इस तरफ हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे। तो ये हो गया फ्री फेस जिसको बोलेंगे बेंच फेस। वहाँ से लेके जो होल हम लोग किए हैं यहाँ पे, उसका जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम लोग बर्डन, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है बी में। तो जो भी बर्डन हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये ब्लास्टिंग में बर्डन कितना होना चाहिए, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर में, चाहे होल डायमीटर हो गया, रॉक डेंसिटी हो गया, और क्या एक्सप्लोसिव हम लोग यूज़ करते हैं, इस सबके ऊपर डिपेंड करता है कि बर्डन कितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ है, टू स्मॉल बर्डन कैन रिजल्ट इन एक्सेसिव एयर ब्लास्ट एंड फ्लाई रॉक। अगर बर्डन कम है, मतलब अगर ये बेंच है और यहाँ पे होल आप किए हैं, इसका जो डिस्टेंस है ये अगर ज़्यादा कम है तो वो एयर ब्लास्ट हो सकता है या फ्लाई रॉक भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि ये इतना कम एरिया को इजीली पुश कर देगा एक्सप्लोसिव, इसीलिए वो फ्लाई रॉक बन जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा कर लेते हैं, अगर यहाँ से बर्डन आपका ज़्यादा हो गया तो वो हो सकता है कि पूरा का पूरा फेस को वो थ्रो नहीं कर पाए, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा कि फ्रैगमेंटेशन सही नहीं होगा, नीचे टो प्रॉब्लम्स आएगा और एक्सेसिव ग्राउंड वाइब्रेशंस होगा, ठीक है। इसीलिए ये बर्डन को हम लोग को ऑप्टिमम करना है। अगर आपको बीच में करिएगा तो उसका फ्रैगमेंटेशन या ब्लास्टिंग सबसे अच्छा होगा। तो ये बर्डन को हम लोग को ऑप्टिमम करना है, इसी को हम लोग को डिसाइड करना है, ठीक है। और ये बर्डन के हिसाब से भी हम लोग को बहुत सारा दूसरा चीज़ें जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे स्पेसिंग कितना होना चाहिए, स्टेमिंग कितना होना चाहिए या सब ड्रिलिंग कितना होना चाहिए, ये भी डिपेंड कर लेता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्पेसिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया डिनोट किए हम लोग लेटर एस में। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्लास्ट होल्स इन ए रो मेजर्ड परपेंडिकुलर टू दी बर्डन, ठीक है। सेम फिगर एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जो फ्री फेस है ये बर्डन हो गया, ये जो होल हम लोग किए हैं, होल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये होल के बीच में जो डिस्टेंस है, एक रो में अगर दो एडजेसेंट होल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम लोग स्पेसिंग, एस, ठीक है। तो यहाँ अगर ये होलों के बारे में बात करें तो ये हो गया स्पेसिंग। सेम सेकंड रो में भी सेम है, होल टू होल में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम लोग स्पेसिंग। अगर हम लोग रो टू रो शूटिंग कर रहे हैं, मतलब रो टू रो अगर हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम में स्पेसिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स इन ए रो। अगर हम लोग एंगल में ब्लास्टिंग ले रहे हैं, जो स्पेसिंग होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, उसमें आएगा स्पेसिंग इज मेजर्ड एट द एंगल, ठीक है। तो चलिए कि पिक्चर दिखाते हैं आपको और थोड़ा इजीली उसको समझ में आ जाएगा कि स्पेसिंग हम लोग कैसे मेजर करें। यहाँ पे दो है, एक लेफ्ट और राइट में दिखिएगा, दोनों का फ्री फेस एक ही तरफ है, ठीक है। लेकिन इसका पैटर्न्स देखिएगा, यहाँ पे स्टैगर्ड पैटर्न है और यहाँ पे स्क्वायर पैटर्न है। पैटर्न में कोई मतलब नहीं है, उस टाइम में मैटर करता है कि स्पेसिंग हम लोग किसको बोलेंगे। अगर ये रो टू रो हम लोग इसको ब्लास्ट कर रहे हैं और इसको थ्रो करा रहे हैं हम लोग वर्टिकल टू द फेस, तो यहाँ पे एक रो में जो होल है उसका बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिंग। चाहे सेकंड रो का भी जो होल का डिस्टेंस है उसको बोलेंगे स्पेसिंग।
लेकिन अगर सेकेंड पिक्चर में आप देखिएगा, यहाँ पे जो ब्लास्टिंग करा रहे हैं उसका सीक्वेंस देखिए, 1 यहाँ पे है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, एक एंगल में जिसको बोलते हैं हम लोग वी पैटर्न, इसमें हम लोग ब्लास्टिंग करा रहे हैं, तो एक एंगल में वो थ्रो हो रहा है फ्री फेस को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे स्पेसिंग का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग होगा वो होगा एंगल में जो कनेक्ट हम लोग किए हैं होल को, उसके बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब 2 से 2, ये हो गया स्पेसिंग, जिसको बोलेंगे हम लोग ट्रू स्पेसिंग, ठीक है। तो ये आ गया S1। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन करता है कि अगर सर यहाँ पे 2 से लेके 2 हो गया स्पेसिंग, तो 2 से लेके 3 को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये भी तो पहले हम लोग जानते थे कि स्पेसिंग बोलते थे। 2 से 3 को भी हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है अपरेंट स्पेसिंग, अपरेंट स्पेसिंग, ठीक है। ये हो गया S2। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको जानने को मिला, एक हो गया ट्रू स्पेसिंग जो है S1 जो इफेक्टिव स्पेसिंग है, और हो गया अपरेंट स्पेसिंग हो गया S2, ठीक है। ये स्पेसिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है हम लोग का ब्लास्टिंग कैसा होना चाहिए। अगर हम लोग का स्पेसिंग क्लोज है, मतलब हम लोग का होल ज़्यादा पास है, तो वो क्या करता है कि फाइंस जनरेशन ज़्यादा करेगा। जैसे क्रशिंग एंड कैटरिंग इफेक्ट होगा उसके बीच में जो ब्लास्टिंग होता है, तो मेटल आपस में वो टकराएंगे और ज़्यादा अच्छा फाइंस प्रोडक्शन होगा, और बोल्डर थोड़ा सा कम होगा, और टो प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा। लेकिन अगर होल्ड को जो आप ड्रिलिंग किए हैं वो अगर ज़्यादा दूर में है, मतलब आपका स्पेसिंग अगर ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें फ्रैगमेंटेशन अच्छा नहीं होगा, टो प्रॉब्लम हो सकता है, बोल्डर जनरेशन भी हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, होल एंगल। इट्स एन एंगल ऑफ द ब्लास्ट होल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब जो फेस है, जैसे ये हो गया अपना माइंस का बेंच, अगर हम लोग ड्रिल किए हैं और वो स्ट्रेट वर्टिकल मार रहा है जो है पैरेलल टू द फेस, तो वो हो गया अपना वर्टिकल ड्रिलिंग। अगर हम लोग का फेस वर्टिकल ना होके, अगर हम लोग का फेस थोड़ा सा एंगल में है, अगर यहाँ पे हम लोग को अच्छा ब्लास्टिंग चाहिए, अच्छा फ्रैगमेंटेशन चाहिए, या कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, टो हो या बोल्डर जनरेट हो, तो वहाँ पे हम लोग को एंगल में ड्रिलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत इफेक्टिव होता है ये वाला चीज़। इसमें कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं होता है। तो ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से, इसको हम लोग बोलेंगे द होल एंगल, दैट इज अल्फा। तो इंक्लाइन ब्लास्ट होल्स आर वेरी इफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग टो एंड बैक ब्रेक। जैसे हम बात किए थे कि टो जनरेशन नहीं होगा और बैक ब्रेक भी नहीं होगा। अल्फा वेरीज बिटवीन 0 to 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन से जो हम लोग एंगल करेंगे वो 0 to 30 डिग्री में वो हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका पास में किस टाइप का मशीन है। वो मशीन आपका वर्टिकल ड्रिल कर सकता है, एंगल होल ड्रिल कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बहुत सारा जगह पे देखे होंगे वहाँ पे ओनली वर्टिकल ड्रिलिंग ही होता है, एंगल होल ड्रिलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग बात की है टो, तो देखते हैं अभी कि टो क्या होता है। टो होता है इट इज ए हम्प ऑफ सॉलिड रॉक बिटवीन द फ्री फेस एंड द बेंच फ्लोर। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये हो गया हम लोग का बेंच, और नीचे वाला हो गया बेंच फ्लोर, और ये हो गया हम लोग का फ्री फेस। तो उसके बीच में जो रॉक सॉलिड मास यहाँ पे रह गया, जो छूट गया, उसको बोलेंगे हम लोग टो। उसका रीजन बहुत सारा होता है कि किस लिए फॉर्मेशन होता है। अगर आपका ब्लास्टिंग सही नहीं हुआ, आपका अगर एक्सप्लोसिव सही नहीं है, आपका अगर एंगल सही नहीं है, तो ये बहुत सारा फैक्टर्स होता है जिसके लिए ये टो फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये टो हम लोग के लिए हेडक होता है, क्योंकि आप अगर एक फेस को अच्छी तरह से स्मूथ करते हुए लेके जा रहे हैं और ये टो एक के बीच में आ गया, तो आपका हो सकता है प्रोडक्शन मार खाए, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है आपका लोडिंग सही तरह से ना हो, वहाँ पर डिगिंग सही तरह से ना हो, आपका मशीन प्लेसमेंट में भी गड़बड़ हो। तो ये टो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो इसलिए इसको हमेशा साफ़ करके ही जाना चाहिए। तो टो अगर रहता है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, इधर आप उसमें डोजर लगा के उसको ट्राई करिए टो को निकालने के लिए, या डिगिंग करके निकालिए। अगर हार्ड है तो उसमें फाइनली क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को एक सेकेंडरी ब्लास्टिंग यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया टो। अब चलते हैं नेक्स्ट, सब ड्रिलिंग, जिसको बोलेंगे हम लोग सब ड्रिल या सब ग्रेड ड्रिलिंग या ओवर ड्रिलिंग, जिसको हम लोग डिनोट किए यहाँ पे यू में। ये क्या है? दिस इज द डिस्टेंस ड्रिल्ड बिलो द फ्लोर लेवल और एक्चुअल रिक्वायर्ड ब्लास्ट डेप्थ in order to ensure that full face of the rock is capable of being removed to the desired excavation limit। तो सब ड्रिलिंग क्या होता है, एक पिक्चर दिखाते हैं आपको। ये हो गया फ्री फेस और ये बेंच। जो भी ड्रिल हम लोग करते हैं, चाहे एंगल होल हो चाहे वो वर्टिकल होल हो, तो होल करते हैं हम लोग ये फेस को लेने के लिए, ये बेंच हाइट को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर टो आता है तो टो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेनली एक्स्ट्रा होल यहाँ पे करते हैं, एक्स्ट्रा डिस्टेंस हम लोग को थोड़ा सा ड्रिलिंग करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे सब ग्रेड ड्रिलिंग, जिसको हम लोग यहाँ पे डिनोट किए हैं यू में, ठीक है।
तो इसका एडवांटेज होता है कि सब ड्रिलिंग में भी रिक्वायर्ड टू अचीव ए स्मूथ पीट फ्लोर, जो भी हम लोग का फ्लोर है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे मशीन को हो या चाहे कोई भी व्हीकल को हो। और ब्लास्टिंग करने के टाइम में जो भी सब ड्रिलिंग हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं वो सब ड्रिल को हम लोग एक्सप्लोसिव उसमें नहीं डालते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बैकफिल कर देते हैं ड्रिल कटिंग्स से। सिंपल क्या है ना, उसको ड्रिलिंग करो और उसमें कटिंग्स डालो। उसमें ऐसा नहीं कि वो लॉस हो गया हम लोग का, लेकिन उसमें अगर ड्रिल कटिंग्स डालते हैं तो वहाँ पे एक एरिया बनता है जिसमें एनर्जी इजीली पास हो सकता है, लेकिन उसमें हम लोग एक्सप्लोसिव यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिया है कि डू नॉट लोड एक्सप्लोसिव इनटू द सब ड्रिल, ठीक है। सब ड्रिल जो होता है उसमें हम लोग को एक्सप्लोसिव चार्ज नहीं करना है, उसमें सिंपल है ड्रिल कटिंग्स डाल के उसको थोड़ा सा पैक कर देना है, उसके बाद हम लोग ऊपर में एक्सप्लोसिव डाल के हम लोग ब्लास्ट करेंगे, तो नीचे में जो टो प्रॉब्लम है वो टो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, चार्ज लेंथ एल। चार्ज लेंथ हो गया, सिंपल है कि एक होल में जितना भी हाइट तक हम लोग एक्सप्लोसिव चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग चार्ज लेंथ। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये हो गया टोटल का पूरा, एक हो गया हम लोग का होल, और होल में हम लोग सबग्रेड ड्रिलिंग भी किए हैं, तो सबग्रेड ड्रिलिंग में हम लोग एक्सप्लोसिव चार्ज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हो गया स्टेमिंग मटेरियल्स। और उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग जो चार्ज करते हैं एक्सप्लोसिव उसको बोलते हैं हम लोग चार्ज लेंथ, और ऊपर वाला हो गया स्टेमिंग। तो अब बात करते हैं स्टेमिंग, जिसको हम लोग डिनोट किए हैं टी में, स्टेमिंग का जो हाइट है। तो स्टेमिंग क्या होता है मेनली, एक पिक्चर में जैसे ये हो गया हम लोग का होल, होल में हम लोग चार्ज किए हैं यहाँ से यहाँ तक, और नीचे वाला हो गया सबग्रेड। और एक्सप्लोसिव हम लोग जो चार्ज किए हैं, चार्ज करने के बाद जो ऊपर में जो गैप रहता है उसको हम लोग पैक करते हैं कुछ जैसे ड्रिलिंग कटिंग्स हो गया, कुछ अदर मटेरियल हो गया, कुछ इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहता है वो मटेरियल का, जो मटेरियल को हम लोग उसमें डालते हैं और उसको पैक करते हैं। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टेमिंग प्रोसेस। तो ये जो हाइट है इसको बोलते हैं हम लोग स्टेमिंग हाइट, जिसको हम लोग डिनोट किए हैं टी में। अभी देखते हैं कि ये किस लिए हम लोग स्टेमिंग करते हैं, टू कन्फाइन द एक्सप्लोजन गैस, मतलब जो एक्सप्लोसिव अंदर में ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के टाइम में उसका एनर्जी इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ और इस तरफ, लेकिन ये एनर्जी ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर नहीं जाए इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टेमिंग करते हैं। इसीलिए कोई भी ब्लास्ट होल में या कोई भी ब्लास्टिंग में एक्सप्लोसिव जितना इंपॉर्टेंट है, स्पेसिंग जितना इंपॉर्टेंट है, या बर्डन जितना इंपॉर्टेंट है, स्टेमिंग भी उसी तरह का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेमिंग आपका सही रहा तो उसमें आपका ब्लास्टिंग भी सही होगा, अगर स्टेमिंग नहीं रहा तो इधर से एनर्जी अगर निकल गया तो आपका पूरा का पूरा ब्लास्ट डिजाइन फेलियर हो जाता है। और स्टेमिंग अगर आपका अच्छा रहा तो उसमें जो फ्लाई रग जनरेट होता है उसका चांस भी कम हो जाता है। जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं स्टेमिंग के लिए वो होता है साइज्ड क्रस्ट स्टोन या ड्रिल कटिंग्स, ये यूज होता है। उसके बाद द बेस्ट इज ड्राई एंगुलर क्रस्ट रग लेस दैन 30 mm, 3 सेंटीमीटर से कम साइज का जो एंगुलर क्रस्ट रॉक होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टेमिंग के लिए, जो बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि वो इंटरलॉक होता है। जैसे जो चिप्स टाइप का होता है मटेरियल, अगर इस तरह का एंगुलर शेप का रहता है, अगर उसको एक जगह पे डाल दीजिएगा तो ये एंगल मिल के यहाँ पे एक लॉकिंग इफेक्ट आता है, जो कि अच्छी तरह से वहाँ पे पैक हो जाता है, तो वो एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देता इतना ईजी। अब चलते हैं बैक ब्रेक और ओवर ब्रेक। बैक ब्रेक इसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम लोग ब्लास्टिंग ये बैक मार दिया, इसका मतलब होता है दिस इज व्हेन द रॉक मास बिहाइंड द रो ऑफ ब्लास्ट होल्स फारदेस्ट फ्रॉम द फेस इज ब्रोकन और क्रैक्ड। कोई भी यहाँ पे फेस है, जैसे ये हो गया बेंचेस और यहाँ पे होल है हम लोग का, और इसको हम लोग ब्लास्ट किए तो फ्री फेस इधर में हम लोग का ब्लास्ट होगा इस डायरेक्शन में। लेकिन ये जो ब्लास्टिंग हुआ, ब्लास्टिंग होने के बाद कुछ पोर्शन देखिएगा क्रैक कर जाता है पीछे में, ये जो क्रैक है इसको बोलेंगे हम लोग बैक ब्रेक या ओवर ब्रेक। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक कंट्रोल वे में होना चाहिए। ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होता है कि जो भी यहाँ पे बेंचेस या हाई वॉल जो रहा, या जो भी हम लोग सेफ्टी बेंच छोड़ने वाले हैं या छोड़ने के लिए हम लोग सोचे होंगे, वो ब्रेक हुआ था या क्रैक हुआ था, जो कि बहुत अनसेफ हुआ है नेक्स्ट जो बेंच हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट हो गया डीकपलिंग रेशियो, दैट इज RD। तो ये क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ एन एक्सप्लोसिव कॉलम एंड द ब्लास्ट होल एंड विच इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। तो डीकपलिंग रेशियो जो होता है ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर सोचिए कि ये हम लोग का हो गया ब्लास्ट होल जिसका डायमीटर होता है D, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके अंदर हम लोग जो एक्सप्लोसिव कॉलम चार्ज करते हैं, सोचिए कि उसका डायमीटर हो गया ये, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे छोटा d में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसका जो रेशियो है मतलब स्मॉल d डिवाइडेड बाय बिग D इंटू 100, अगर उसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हो गया हम लोग का डीकपलिंग रेशियो।
तो डीकपलिंग रेशियो से हम लोग को क्या पता चलता है कि जो भी एक्सप्लोसिव कॉलम हम लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं वो अपना होल का वॉल से कितना डिस्टेंस या कितना गैप में यहाँ पे वो है। उसी गैप के ऊपर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है, खास करके एक्सप्लोसिव का जो एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है आफ्टर ब्लास्टिंग, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका डीकपलिंग रेशियो अगर हायर साइड में रहता है तो मतलब आपका ब्लास्टिंग का जो एनर्जी है वो एनर्जी आपको फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है आपका डिफॉर्मेशन में या फ्रैगमेंटेशन में। लेकिन अगर आपका डीकपलिंग रेशियो आपका डाउन साइड में है तो आपका ब्लास्टिंग का जो एनर्जी आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो वहाँ पे आपका एक्सप्लोसिव में आपका लॉस हो गया, जो एनर्जी आप लॉस किए। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग का यहाँ पे इकोनॉमिकल नहीं होता है। इसलिए डीकपलिंग रेशियो को हम लोग को हमेशा अपर साइड में रखने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे किस तरह से हम लोग डीकपलिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इफ ए 150 mm डायमीटर होल चार्ज विथ 125 mm डायमीटर ऑफ द कैटरीज, देन कितना है, मतलब आपका जो डी है, जो बिग डी जिसको हम लोग होल डायमीटर बोलते हैं, उसका साइज है 150 mm और जो कॉलम साइज है उसको हम लोग रखे हैं 125 mm। तो क्या होगा, तो 125 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, दैट इज 83.33%। अभी यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग मार्क करेंगे, ये तो हो गया जो कैटरेज वाला कॉलम हम लोग यूज़ करते हैं आज ए एक्सप्लोसिव। जहाँ पे हम लोग होल में स्लरी जो एसएमएस होता है, साइड मिक्स स्लरी हो गया या साइड मिक्स एक्समल्सन हो गया, उसको अगर यूज़ करते हैं वो क्या होता है कि पूरा हम लोग का जो होल का वाल है उसके साथ पूरा लग के रहता है। इसमें जो डीकपलिंग रेशियो है वो हमेशा क्लोज टू 100% रहता है। क्लोज क्या, पूरा 100% ही रहता है। इसीलिए इसका जो ब्लास्टिंग के बाद जो एनर्जी इसमें जनरेट होता है वो पूरा का पूरा एनर्जी हम लोग का यूटिलाइज होता है ब्लास्टिंग में। इसीलिए हम लोग अगर कंपेयर करेंगे जो कैटरेज हम लोग यूज़ करते हैं ब्लास्टिंग के लिए या जो एसएमएस यूज़ करते हैं ब्लास्टिंग में, एसएमई यूज़ करते हैं ब्लास्टिंग के लिए, उसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो इमल्सन या जो साइड मिक्स स्लरी होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक फैक्टर काम करता है जिसको बोलते हैं हम लोग डीकपलिंग रेशियो। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ब्लास्ट साइज। मतलब जो ब्लॉक को आप ब्लास्ट करिएगा उसका साइज कितना होना चाहिए या कितना होने से अच्छा रहता है। The blasting block should be such that the length is at least twice of the width and preferably 5 times or more। मतलब ये सोचिए कि ये जो बेंच है जिसको हम लोग अभी ब्लास्टिंग करके इस तरफ थ्रो करेंगे, ये फ्री फेस हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे होल किए हैं, तो उसका लेंथ और विड्थ मतलब क्या होगा, लेंथ हो गया ये वाला और विड्थ हो गया। तो इसका कहना अनुसार कि जो लेंथ होता है वो एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ होना चाहिए या 5 टाइम्स होने से भी और अच्छा है। मतलब खास करके रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए वो जो ब्लास्ट साइज। ठीक है, इसमें क्या एडवांटेज होता है, नॉर्मली हम लोग कभी भी कोई भी बड़ा माइंस में देखिएगा वो मैक्सिमम 3 to 4 रो ही लेते हैं, क्योंकि 5 रो भी अगर हम लोग जाते भी हैं 5 रो तो हो सकता है, लेकिन 3 to 4 सबसे ऑप्टिमम होता है और जो हम लोग को रिक्वायर्ड फ्रैगमेंटेशन है वो हम लोग को मिल जाता है, जो हम लोग का टारगेट रहता है। लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा रो को एक साथ ब्लास्टिंग करने का सोच रहे हैं तो उसमें आपको बियर करने का कैपेबिलिटी होना चाहिए कि उसमें जो फ्रैगमेंटेशन होगा वो तो ऑब्वियसली वहाँ पे अच्छा फ्रैगमेंटेशन होगा नहीं, वहाँ से बड़ा बड़ा साइज़ का बोल्डर भी निकल सकता है, तो उसको हैंडल करने का अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप उसमें जा सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट होता है कि अप टू 5 रोज आप इजीली अच्छा ब्लास्ट ले सकते हैं। ओके, अब चलते हैं ड्रिलिंग पैटर्न। ये हम लोग पहले भी पिछला वीडियो में बात कर चुके हैं, जो पैटर्न्स होता है। तो यहाँ पे ये एक फैक्टर है एक ब्लास्ट डिजाइन को अच्छी तरह से करने के लिए, इसीलिए इसमें यहाँ पे इंक्लूड किया गया। ड्रिलिंग पैटर्न स्क्वायर पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न या स्टैगर्ड पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न जैसे ये वाला लेफ्ट वाला जो फर्स्ट वाला पिक्चर आप देख सकते हैं, एक होल के जस्ट पीछे एक होल है, उसका साइड वाला जो होल है उसका नीचे वाला जो होल है उसके बीच में जो डिस्टेंस रहता है, बर्डन हो गया, स्पेसिंग हो गया, सब सेम रहता है और यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप का शेप बनता है, इसीलिए वो स्क्वायर पैटर्न। रेक्टेंगुलर होने से क्या होगा कि उसका जो स्पेसिंग थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा रहेगा और बर्डन थोड़ा सा कम रहेगा, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टाइप का शेप बनेगा, इसीलिए ये हो गया रेक्टेंगुलर शेप। स्टैगर्ड मतलब क्या हो गया, या स्टैगर्ड या एंगुलर, मतलब यहाँ पे एक एंगल बनता है कि दो ड्रिल के बीच में एक होल बनता है, कि ऊपर वाला जो रो है उसका जो दो ड्रिल का होल रहा उसके बीचों बीच और एक होल रहेगा, तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप का यहाँ पे एरिया बन जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टैगर्ड पैटर्न या एंगुलर पैटर्न। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, ब्लास्टिंग पैटर्न। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लास्ट को डिजाइन करने के लिए, कि कौन सा पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं ब्लास्टिंग के लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं बहुत प्रकार का है, एक हो गया सिंगल रो और एक हो गया मल्टी रो। तो मल्टी रो में भी बहुत प्रकार का है, एक वी टाइप है, डायगोनल टाइप है। जो वी टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं चेवरन टाइप। ठीक है,
और जो डायगोनल टाइप का है वो उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्लॉन टाइप। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पे दो फिगर है, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो 1 वाला देखिएगा, जो 1 2 3 जो दिया गया है मतलब उसका सीक्वेंसिंग है। फर्स्ट जो ब्लास्ट होगा ये दोनों होगा, उसके बाद ये 2 वाला रो होगा, उसके बाद ये 3 वाला रो होगा। ठीक है, मतलब इसका जो है एक तरह का एंगल में ही ये फ्री फेस में थ्रो होगा। तो ये हो गया वी टाइप ब्लास्टिंग है, जिसको बोलते हैं हम लोग चेवरन टाइप। ठीक है, ये हो गया क्लोज्ड चेवरन टाइप। अगर उसी टाइम में अगर हम लोग जैसे पहले बात की थी स्पेसिंग को क्या बोलते हैं, यहाँ पे वैसे ही बर्डन का भी दो नाम है। ठीक है, एक हो गया ट्रू बर्डन, एक हो गया ट्रू बर्डन, और एक हो गया अपरेंट बर्डन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो सेकंड वाला फिगर है उसमें देखिए 1 जो है ये हो गया आपका पहला होल जो ब्लास्ट होगा। उसके बाद आ गया यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कि वी पैटर्न बना। उसके बाद हो गया 3, ये 3 और यहाँ पे कि वी पैटर्न बना। ठीक है, तो चेवरन पैटर्न जिसको बोलते हैं। तो इसमें जो पहले हम लोग जान चुके थे कि स्पेसिंग क्या बोलते हैं, जो 2 से लेके 2 का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू स्पेसिंग, दैट इज S1। और 2 से 3 के बीच में जो गैप है इसको हम लोग बोल सकते हैं अपरेंट स्पेसिंग, दैट इज S2। वैसे ही बर्डन कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए ये 1 होल से लेके ये जो 2 होल का जो कनेक्शन किया गया ये लाइन है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रू बर्डन। ये हो गया B1, ये हो गया ट्रू बर्डन। ठीक है, और अपरेंट बर्डन किसको बोलेंगे, देखिए ये वाला जो फ्री फेस है ऊपर वाला, वहां से लेके जो 3 नंबर का लाइन है, 3 नंबर का होल है या 2 नंबर का होल है, उसके बीच में जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे B2, दैट इज अपरेंट बर्डन। ठीक है, तो ये नया चीज़ हमको यहाँ देखने को मिला, ट्रू बर्डन एंड अपरेंट बर्डन। अब चलते हैं दूसरा ब्लास्ट डिजाइन में, वो हो गया एक्लन टाइप। तो एक्लन टाइप क्या होता है, एक्लन टाइप पैटर्न्स आर नॉर्मली डिजाइन टू टेक एडवांटेज ऑफ 2 फ्री फेसेस। अगर कोई भी बेंच हम लोग को माइंस में मिला जहाँ पे 2 फेस है, 2 फ्री फेस है, इधर भी ब्लास्ट हो सकता है, इधर भी हम लोग ब्लास्ट कर सकते हैं, तो 2 फ्री फेस है, तो उस टाइम में हम लोग को ये वाला ब्लास्ट डिजाइन को फॉलो करना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल पैटर्न या एक्लन टाइप। मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों फ्री फेस का जो जॉइंटिंग है, जो डायगोनल है, ये एरिया हम लोग थ्रो करेंगे इसी एरिया में। ये जो डायरेक्शन यहाँ पे दिया गया है इधर में हम लोग थ्रो करेंगे, तब क्या होगा कि थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा दो फ्री फेस होने का डायरेक्टली। ठीक है, तो उसका कनेक्शन कैसे होगा, ये फास्ट हो गया 1 यहाँ पे, उसके बाद हो गया 2, ये होगा 2, अगर इसको कनेक्शन करेंगे तो ऐसा बना। उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 4, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद 6 7, जो भी है, मतलब एक टाइप का आपको डायगोनली वो जा रहा है कि इधर ही ब्लास्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो बर्डन होता है सिंपल है, जो यहाँ पे ट्रू बर्डन होता है वो 1 से लेके जो 2 का होल है उसके बीच में जो कनेक्शन है उसका कनेक्शन करेंगे, उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम ट्रू बर्डन। और अपरेंट बर्डन सेम है कि ये जो फास्ट लाइन है ऊपर का दूसरा फ्री फेस का, वहाँ से वहाँ का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हम लोग अपरेंट बर्डन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फायरिंग पैटर्न। फायरिंग पैटर्न में मेन चीज़ क्या होता है कि जो होल में कनेक्शन किए उसको ब्लास्ट किए, कभी भी एक साथ तो ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, इसीलिए वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिले डेटोनेटर, जिसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट डिले ब्लास्टिंग। तो डिले डेटोनेटर यूज़ करके हम लोग डिले ब्लास्टिंग कराते हैं ताकि जितना भी रो है उसको सब्सिक्वेंटली फ्री फेस मिलता जाए। दिखाते हैं, अगर ये वाला एक बेंच हो गया जिसको हम लोग ब्लास्ट करने वाले हैं और यहाँ पे होल हुआ है। ठीक है, तो 2 रो, उसके बाद 3 रो, और हम लोग ब्लास्ट करेंगे इस तरफ फ्री फेस से। तो ब्लास्ट करेंगे तो अगर सबको एक साथ ब्लास्ट कर देंगे तो वहाँ पे ब्लास्टिंग अच्छा नहीं होगा, टो मिलेगा, बोल्डर निकलेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग डिले डेटोनेटर देते हैं, मतलब होल टू होल भी डिले देते हैं और रो टू रो भी हम लोग डिले देते हैं, तो क्या होगा, पहले ये वाला रो ब्लास्ट होगा और ये ब्लास्ट होकर जैसे थ्रो हो जाएगा तो वहाँ पे जो फ्री फेस बनेगा वो सेकेंड रो के लिए फ्री फेस बन जाता है, तो ये भी अच्छा ब्लास्ट होगा, तो ये वाला भी ब्लास्ट होगा अच्छा। तो जो भी है ये अपना फ्री फेस देता जाएगा, इसीलिए डिले पैटर्न को हम लोग यूज़ करते हैं अपना ब्लास्ट डिजाइन में। ठीक है, अब चलते हैं एक्सप्लोसिव चार्जिंग। द रॉक एट द बॉटम ऑफ अ वर्टिकल होल रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक देन डज द रॉक एट द टॉप ऑफ द सेम होल। देखिए ब्लास्टिंग करते हैं 2 तरह का होता है, एक होता है बॉटम इनिशिएशन और एक होता है टॉप इनिशिएशन। मतलब यहाँ पे अगर होल है,
अगर आप एक्सप्लोसिव यहाँ पे चार्ज किए तो आप नीचे में प्राइमर देके इसको प्राइमिंग कर सकते हैं नीचे से, जिसको बोलेंगे हम लोग बटन प्राइमिंग, और ऊपर में भी प्राइमिंग करा के इस यहाँ से भी आप ब्लास्ट करा सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग टॉप प्राइमिंग। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। खास करके स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, जनरली कोई भी बड़ा माइंस में या कोई भी माइंस में हम लोग बॉटम प्राइम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नीचे वाला जो पोर्शन रहता है डिपॉजिट का उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, और ऊपर वाला पोर्शन को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नीचे वाला हम लोग अच्छे से ब्रेक कर दे तो उसी का इफेक्ट से ऊपर वाला भी अच्छे से ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होता है कि हाई इंटेंसिटी जो एक्सप्लोसिव होता है उसको हम लोग हमेशा बॉटम में ही देते हैं, ताकि जो ब्लास्टिंग हो अच्छे से वहाँ पे कोई टो फॉर्मेशन ना रहे, ताकि हम लोग का जो फ्लोर है हमेशा वो अच्छा या स्मूथ रहे। अब चलते हैं और एक फैक्टर जिसको हम लोग ब्लास्ट डिजाइन में कंसिडर करते हैं, वो होता है कंट्रोल ब्लास्टिंग। क्योंकि अगर कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे हम लोग को सावधानी में करना पड़ता है या कंट्रोल वे में ब्लास्टिंग करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल ब्लास्टिंग। तो कंट्रोल ब्लास्टिंग हम लोग कहाँ कहाँ करना पड़ता है, सोच लीजिए कि कहीं बाउंड्री में हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं, या पास में कोई स्ट्रक्चर है लाइक प्लांट है या अपना क्रशर यूनिट है, उसके बाद कहीं पब्लिक रोड है या बगल में पहाड़ के नीचे कोई विलेज है, तो वो सब चीज़ को देखते हुए हम लोग को कंट्रोल ब्लास्टिंग करना पड़ता है। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप का कंट्रोल ब्लास्टिंग है, जिसको हम लोग को कौन सा कंट्रोल ब्लास्टिंग कहाँ पे यूज़ करना है वो सब डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो कौन सा है, एक हो गया फास्ट हो गया प्री स्प्लिटिंग। प्री स्प्लिटिंग मतलब स्प्लिटिंग करने का पहले, मतलब ब्लास्ट करने का पहले और एक ब्लास्ट करते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग प्री स्प्लिटिंग। ठीक है, और एक हो गया डेक चार्जिंग मतलब हो गया कि एक्सप्लोसिव जो चार्ज करते हैं उसके बीच बीच में गैप देंगे, उसको डेकिंग करेंगे, चाहे वो एयर डेकिंग करे चाहे वो आप मेटल डेकिंग करे। और हो गया मफल ब्लास्टिंग, मतलब जिसको कवर करते हैं हम लोग फ्लाई रग को कंट्रोल करने के लिए। अब चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको बोलेंगे हम लोग पाउडर फैक्टर। ये आप लोग सबको जानते ही होंगे, या स्पेसिफिक चार्ज या ब्लास्टिंग रेशियो। दिस इज द रेशियो बिटवीन द मास ऑफ एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए गिवन क्वांटिटी ऑफ रॉक एंड इज नॉर्मली एक्सप्रेस इन केजी पर मीटर क्यूब या केजी पर टन। मतलब कितना केजी का एक्सप्लोसिव हम लोग को चाहिए एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का मटेरियल को ब्लास्ट करने के लिए, या ये पर्टिकुलर टनेज ऑफ मटेरियल को निकालने के लिए, उसको बोलेंगे हम लोग पाउडर फैक्टर। केजी पर मीटर क्यूब या केजी पर टन में हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो पाउडर फैक्टर से है जो नॉर्मली जनरली कभी भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देख लीजिए, जो अगर हार्ड मटेरियल है तो वहाँ पे 0.7 टू 0.8 केजी पर मीटर क्यूब मिलता है। अगर मीडियम है 0.4 टू 0.5, सॉफ्ट है 0.25 टू 0.35, वेरी सॉफ्ट है तो 0.15 टू 0.25। तो यहाँ तक हम लोग जितना भी अभी फैक्टर्स के बारे में बात की जिसको हम लोग कंसिडर करना है, वो सब टर्मिनोलॉजी हो गया कि ये सब टर्म्स है जो ब्लास्ट डिजाइन में हम लोग कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन अभी हम लोग क्या बात करेंगे, थंब रूल्स, मतलब कुछ कुछ रूल्स है या कुछ कुछ यहाँ पे आपको हिंट्स मिल जाएगा, उनके बीच में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन की यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे। एच हो गया फेस हाइट या जो होल का डेप्थ हो गया, बी हो गया बर्डन, डी हो गया होल डायमीटर, एस हो गया स्पेसिंग, यू हो गया सबग्रेड ड्रिलिंग, एल हो गया चार्ज लेंथ, टी हो गया स्टेमिंग हाइट। तो फर्स्ट हो गया कि माइनिंग एक ऐसा चीज़ है कि आपको कभी भी आप पर्टिकुलरली नहीं बोल पाएगा कि ये उसका ही फार्मूला है और इतने में वो अच्छा ब्लास्ट होगा, नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन क्या है, आपका टोपोग्राफी कंडीशन क्या है, आपका स्ट्रक्चरल या आपका डिपॉजिट कैसा है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। इसीलिए ब्लास्ट डिजाइन किया है, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। इसीलिए यहाँ पे एक रेंज है कि जो हाइट होता है हम लोग का डेप्थ, होल का जो डेप्थ होता है या जो फेस का हाइट होता है वो होता है 2 to 3 इंटू बी। उसके बाद जो होल का जो डायमीटर होता है वो होता है 0.01 टू 0.02 इंटू एच, जो हम लोग का होल का डेप्थ होता है। मोस्टली जो जनरली हम लोग यूज़ कर रहे हैं अच्छा ब्लास्ट के लिए 0.015 एच। नेक्स्ट हो गया बर्डन इक्वल टू 20D टू 40D, मतलब जो बर्डन होगा वो 20 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द होल टू 40 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द होल। ठीक है, तो हार्ड रॉक के लिए हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं 20D टू 30D, अगर मीडियम रॉक है तो 30 टू 35 एंड अगर सॉफ्ट है तो 35 टू 40। स्पेसिंग कितना होगा, स्पेसिंग होगा 1 टू 1.8 टाइम्स ऑफ द बर्डन। ये हम लोग को मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं अपना माइंस ब्लास्ट डिजाइन में। ये हमेशा अपना दिमाग में ही रहता है कि स्पेसिंग बर्डन का कितना टाइम होता है या बर्डन स्पेसिंग का कितना टाइम होता है। तो आप ये सब जितना भी रिलेशन यहाँ पे दिया गया है उससे आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं 1.15 टाइम्स ऑफ द बर्डन। अभी हो गया कि सबग्रेड ड्रिलिंग होता है, उसका हाइट कितना होता है, वो होता है 8 टू 12 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द होल। तो उसमें आपको चूज करना पड़ेगा
कि कितना करना है, वो डिपेंड करता है आपका कंडीशन के ऊपर। लेकिन जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो होता है 10% ऑफ दी होल डेप्थ। अगर आपका 10 मीटर का होल है तो 10% मतलब 1 मीटर आपको सबग्रेड ड्रिलिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद हो गया चार्ज लेंथ। तो मतलब कितना लेंथ तक आप एक्सप्लोसिव चार्ज कर सकते हैं, वो हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द होल, मोस्टली यूज्ड 40D। उसके बाद हो गया जो स्टेमिंग हाइट है वो हो गया ग्रेटर देन 20D, ठीक है। 0.7 टू 1.2 बर्डन, ये भी उसका रिलेशन हो सकता है, 0.7 टाइम्स टू 1.2 टाइम्स ऑफ द बर्डन। टी शुड नॉट बी लेस देन बी, कभी भी जो स्टेमिंग हाइट है वो कभी भी बर्डन से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया बर्डन स्टिफनेस रेशियो, ये एक अच्छा चीज़ है। बर्डन स्टिफनेस रेशियो क्या होता है कि H/B, जो होल का डेप्थ है डिवाइडेड बाय बर्डन, इसको बोलेंगे हम लोग बर्डन स्टिफनेस। वो होता है 2 to 3.5, गुड होता है, गुड फ्रैगमेंटेशन के लिए 2 to 3.5। अगर मोर देन 3.5 है तो वेरी गुड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हो गया स्टेमिंग मटेरियल साइज। जो स्टेमिंग मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं स्टेमिंग के लिए, उसका साइज होता है D/10 और D/20। अंगुलर मटेरियल खास करके होता है। होल का जो डायमीटर है डिवाइड बाई 10 और डिवाइड बाई 20। अब चलते हैं कुछ यहाँ पे जो हम लोग का डेली बेसिस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ फार्मूला यहाँ पे 2 ठो दिया हूँ, एक बार देख लीजिए। क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन द होल, कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज हम लोग होल में डालते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला यहाँ पे सिंपल है, Q मतलब जो क्वांटिटी ऑफ दी एक्सप्लोसिव हम लोग चार्ज करते हैं माइंस में, डेंसिटी ऑफ द एक्सप्लोसिव इनटू हाइट माइनस T, मतलब जो डेप्थ है होल का माइनस जो स्टेमिंग हाइट है उसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, चार्ज लेंथ मिलेगा। कितना लेंथ हम लोग यहाँ पे चार्ज किए हैं, πd²/4। ये हो गया क्वांटिटी ऑफ चार्ज हम लोग होल में कितना डाले हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, वो होता है स्पेसिफिक कंजप्शन ऑफ द एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का स्पेसिफिक कंजप्शन कितना है, उसको कैसे निकालेंगे, वो होगा C = Q डिवाइडेड बाय BSHC। HC क्या है कि HC हो गया आपका चार्ज लेंथ, कितना लेंथ आप चार्ज किए हैं होल में। अगर यहाँ से इतना स्टेमिंग है तो यहाँ से हम लोग को नीचे तक यहाँ पे दिए हैं हम लोग चार्ज, जिसको बोलेंगे हम लोग L या HC। तो चार्ज लेंथ हो गया यहाँ पे, और ये हो गया स्पेसिंग, ये हो गया बर्डन, और ये हो गया क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव चार्ज। तो कितना क्वांटिटी हम चार्ज किए हैं डिवाइडेड बाय जितना का चार्ज किए हैं उसका वॉल्यूम, तो वो हो गया हम लोग का स्पेसिफिक कंजप्शन ऑफ द एक्सप्लोसिव। और यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन है ऊपर में जो जिसको हम लोग बात करते हैं। फॉर स्मूथ ब्लास्टिंग क्या क्या नॉर्मली एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, वो हो गया जैसे स्पेसिंग हो गया 15D, स्पेसिंग हो गया 20D फॉर सॉफ्ट, और बर्डन हो गया 1.25 ऑफ द स्पेसिंग। तो ये कुछ कुछ दिमाग में हम लोग रख के इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसका जितना भी रिलेशन हम लोग यहाँ पे बात किए उसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है हर जगह पे। आपको एग्जाम में भी काम आएगा और अपना जो डेली लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया टोटल ब्लास्ट डिजाइन के ऊपर, जो भी हम लोग का पैरामीटर्स है, जो भी उसका फार्मूलाज है, जो भी उसका रिलेशन है, सबके ऊपर हम लोग अच्छी तरह से बात किए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे द फंडामेंटल ऑफ रॉक ब्रेकेज के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।